नमस्कार, गया गाइडेंस फेज 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में के महत्वपूर्ण अध्याय भूमि संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, मैं प्रत्येक अध्याय को, हर एक बिंदु को साधारण भाषा में, सरल भाषा में और बेहतर उदाहरणों के साथ और मानचित्र के साथ हर तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न को भी यहाँ दिखाता हूं और उसका सरल किया गया उत्तर भी बताता हूं। कुछ प्रश्न जो है आप अपने से भी सरल करें और विशेष हम लोग अध्याय शुरू करें। लेकिन एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपके मित्र भी इससे लाभान्वित हो। तो इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों को पढ़ना है वो है, अध्ययन का मुख्य बिंदु जो है वो है भूमि संसाधन, पहला लैंड रिसोर्स, दूसरा है भूमि उपयोग लैंड यूज, तीसरा है भारत में भू उपयोग प्रारूप लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, उसके बाद भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मृदा संसाधन सॉइल रिसोर्सेज, फिर पढ़ना है मृदाओं का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, फिर अंत में हम लोग देखेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण, ठीक है, सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, और सबसे फिर हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे साथ साथ। तो इसे हम लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं अब हर एक बिंदु को विस्तार पूर्वक अलग अलग तरीके से और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आज का जो पहला बिंदु है वो है भूमि संसाधन लैंड रिसोर्स, भूमि संसाधन। क्योंकि पहला चैप्टर में अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन का मतलब जिस वस्तु या सेवा को हम लोग अपने लिए, अपने मतलब के लिए उपयोग करते हैं, उसे संसाधन कह रहे थे। उसी तरह भूमि भी एक हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि भूमि को हम लोग अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे कृषि करने में या फिर निर्माण में, जैसे भवन निर्माण, सड़क निर्माण, रेलवे का निर्माण या उद्योग का निर्माण। बहुत सारा कार्य है भूमि में जिसमें भूमि पर हम लोग निर्माण करते हैं। उसके अलावा जितनी भी आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां हैं सभी का सभी भूमि पर होता है, ये तो हमारे लिए है। उसके अलावा जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी जो जितने भी हैं सब के सब जो है भूमि पर ही आश्रित हैं। तो क्या हम लोग कहेंगे भूमि एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संसाधन है, एक मूल संसाधन है जिसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बिना हम लोग अपना अस्तित्व, जीव जंतु का अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं मान सकते हैं। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है और एक मौलिक संसाधन है, ठीक है। इसका जो है व्यापक रूप उपयोग होने के कारण इसे सीमित संसाधन भी कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है। और ये एक सीमित संसाधन, ऐसा नहीं है कि रबड़ है इसे हम लोग खींच के लंबा चौड़ा कर देंगे, नहीं। आपके पास अगर जो 2 बीघा जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, तो वो 4 ही एकड़ रहेगा। आपके दादा परदादा जितना 4 एकड़ था वो 4 ही एकड़ रहेगा, ना कि वो आप उसको खींच कर 5 एकड़ बना दीजिएगा। कहने का मतलब जो है वो संसाधन, भूमि संसाधन जितना है उतना ही रहेगा और ये सीमित रहेगा। इस बिंदु से आपके एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, क्या भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भूमि किस प्रकार का महत्वपूर्ण संसाधन है, यह जो है हमारे लिए बहुत ही मतलब एक मौलिक संसाधन है। यहाँ पर जितनी आर्थिक क्रियाएं और सांस्कृतिक क्रियाएं यहीं पर संपन्न होती है। आर्थिक क्रियाओं में कृषि, पशुचारण, मत्स्य, खनन, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि जो है सब के सब जो है भूमि संसाधन पर ही होता है। एक पिक्चर हम लोग देखेंगे। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा भूमि है। ये जो भूमि है इस पर हम लोग हर तरह का क्रियाकलाप कर रहे हैं। कौन कौन सा, यहाँ पर आपको शहर भी बसा हुआ है, यहाँ पर आपको कृषि भी हो रहा है, यहाँ वन भी है, यहाँ पर मत्स्य पालन और नहर नदी जो भी है वो भी है। उसके बाद खनन का भी कार्य हो रहा है। कहने का मतलब कि इस धरातल पे हर एक तरह का क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक क्रियाकलाप हो रहा है और ये भूमि जो है क्या है, सीमित है, ठीक है। तो इसलिए ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हो जाता है। अगला जो है, भारत में भूमि पर विशेष प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि हैं।
भारत में हम अपने भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी भू-आकृतियां, जिसमें महत्वपूर्ण 3 है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, बहुत सारी भू-आकृतियां, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 है। इसमें जो है 43% भाग जो है मैदानी है, 43% मैदानी भाग है। और इस पे जिसपे कि हम लोग कृषि और अन्य उद्योग का कार्य करते हैं, उद्योग बनाते हैं। मैदानी भाग में हर तरह का कार्य करना आसान होता है पर्वत और पठार की तुलना में, है ना। उसके अलावा पर्वतीय भाग जो है वहां 30%, भारत में 30% भाग पर्वतीय है, जहां से 12 मासी नदियां निकलते रहती है, हर समय वो नदी निकलती है। हमें यानी कि हमारे लिए जल स्रोत एक बहुत ही बेहतर जल स्रोत है वो पर्वत है। या फिर पर्यटन के लिए भी एक बहुत ही सुंदर स्थान है। किसी से पूछो घूमने कहाँ जाओगे तो कहाँ जाएंगे, हिली रीजन में, पर्वत जहां पर घूमने लायक जगह हो, मौसम अनुकूल रहने लायक जगह हो। खासकर गर्मियों में लोग विशेष रूप से हिमालय या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जाते हैं घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि वह पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद जो है 27% जो है आपका पठारी भूमि है, 27% पठारी। और पठारी भूमि का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें मिलता है रुपया, पैसा, खनिज, मतलब धन गड़ा हुआ। इसी के अंदर जो है नेचर ने बहुत सारा धन अंदर दबा कर रख दिया है। इसे खनिज पदार्थ हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, और यहाँ पर बहुत सारा वन भी है, जंगल भी है। तो ये कहिए कि पठार, पर्वत और मैदान तीनों का एक अलग अलग महत्व है हमारे जीवन में, और तीनों हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है। ठीक है। यहां से हमारे एग्जाम में किस तरह का प्रश्न आएगा? यहां पर हमारे एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भारत की प्रमुख भू आकृतियों का नाम लिखें। ठीक है। यह लघुत्तरीय प्रश्न भी हो सकता है, यह ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। भारत की प्रमुख भू आकृतियों का नाम क्या क्या हो जाएगा? पर्वत, पठार, मैदान प्रमुख भू आकृति है। ठीक है। यहाँ पूछ सकता है कि पर्वत का कितना प्रतिशत है, पठार का कितना प्रतिशत है, या मैदान कितना प्रतिशत भारत में है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। यानी कि आपको हर एक तरह से तैयार रहना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि कौन सा प्रश्न यहाँ कैसे आएगा। देखिए, एक पाई डायग्राम के थ्रू हम दिखाना चाह रहे हैं कि मैदान जो भारत की भू आकृतियां जो है, इसमें मैदान 43% है। यहाँ कौन कौन से कार्य होते हैं? सारा कार्य यहाँ हो सकता है। यहाँ नगर बसाया जा सकता है, बस रहा है, यहाँ उद्योग बस रहा है, यहाँ पर कृषि कार्य हो रहा है, महत्वपूर्ण कार्य यहाँ है। 30% पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ 12 मासी नदियां हैं, यहाँ पर्यटन स्थल है। और पठारी क्षेत्रों में जो कि 27% है, यहाँ पर खनिज पदार्थ दबा हुआ है, बहुत सारा धन संपदा दबा हुआ है। ठीक है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे भू उपयोग, लैंड यूज। पृथ्वी पर जो भी भूमि है उसका उपयोग हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व की हम लोग बात करेंगे कि भू उपयोग कैसे कैसे हम लोग कर रहे थे। इसको 5 कैटेगरी में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे कि भूमि का लैंड यूज को हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। पहला है वन, जंगल के रूप में, मानो क्या, या फिर नेचर भी क्या, वन बनाए, वन कहीं ना कहीं जंगल बसा हुआ है, या मानव भी। अब हम लोग भी जागरूक हैं कि अधिक से अधिक वन लगे, जंगल वन लगे। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। ठीक है। बहुत सारा ऐसा भूमि है जो कि प्लेन है लेकिन कृषि के लिए उपलब्ध नहीं, अनुपलब्ध है, वो उस पर कृषि कार्य नहीं हो सकता है। तीसरा है प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। बहुत सारा प्रति भूमि है, वो प्रति भूमि नहीं है, कृषि लायक है, फिर भी अयोग्य है, उस पर कृषि कार्य नहीं हो रहा, उसको तीसरे कैटेगरी में रखे हैं। चौथे कैटेगरी में प्रति भूमि, प्रति है मतलब कृषि कार्य भी हो सकता है लेकिन उसमें कृषि कार्य नहीं हो रहा है। उसके बाद तीसरा है शुद्ध या निवल बोया गया भूमि। ठीक है। शुद्ध या निवल बोया गया, इसी पर जो है टोटल कृषि कार्य होता है। इसको हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं और पढ़ते हैं। पहला जो है वन, वन के मतलब जो है इस डायग्राम में हम लोग दिखाए हैं, इस पांचों को हम कैटेगराइज कर दिए हैं, कैसे कैसे इसको वर्ग में अलग अलग वर्ग में विभाजित करते हैं। तो वन जो है ये तो हम लोग जान रहे हैं, जहाँ बहुत सारे जंगल रहे, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे रहे, जीव जंतु रहे, विशेषकर पेड़ पौधे हैं, तो वो वन कहलाएगा। ठीक है। एक घना पेड़ पौधों के स्थान को वन कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कृषि के लिए बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, और दूसरा है गैर कृषि प्रयोग्य भूमि।
ठीक है। तो जो बंजर भूमि है, जैसे रेगिस्तान, पठारी क्षेत्र जहां ईटा पत्थर कंकड़ चट्टान ये सब है, वहां पर भूमि, वहां पर कृषि कार्य नहीं हो सकता है। रेगिस्तान में कृषि कार्य नहीं हो सकता है। तो वैसे भूमि को शुद्ध क्या कहते हैं हम लोग, बंजर भूमि कहेंगे। वो बिल्कुल बंजर है, वहां कृषि कार्य नहीं हो सकता। दूसरा कैटेगरी जो इसको बांटे कृषि के लिए अनुपयोग भूमि में, अनुपलब्ध भूमि में, इसमें जैसे कि मैदानी प्रदेश, वो कृषि लायक था लेकिन अब वहां पर शहरीकरण होने लगा, वहां मकान बन गया, वहां सड़क बन गया, वहां रेलवे लाइन बन गया, वहां इंडस्ट्री बन गया, इस तरह का कार्य जो वहां होने लगा, वो मैदानी प्रदेश, वो अब कृषि, पहले कभी कृषि होता था लेकिन अब कृषि नहीं हो रहा। आप अपने शहर को देखिए या अपने गांव को देखिएगा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है वैसे वैसे जनसंख्या, जो भी लोग नए लोग आ रहे हैं वो शहर के से सटकर अपना मकान बना रहे हैं या गांव से सटकर मकान बना रहे हैं। तो जहां मकान बना लिए वहां पर का कृषि भूमि क्या हुआ, अब कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए नहीं रहा। और जहां पर कृषि मकान बना लिए वहां पर सड़क भी वो बनाएंगे, अब सड़क बना तो वो अलग से, वो कृषि कार्य का जो भूमि था वो भी समाप्त हो गया। कहने का मतलब है कि इसी कारण से, इन्हीं कारणों से शहरीकरण, सड़क, उद्योग इत्यादि निर्माण के कारण भूमि का निम्नीकरण भी हो रहा है, भूमि, कृषि योग्य भूमि भी समाप्त हो रहा है। तीसरा जो हम लोग अभी बात की है, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, इसे 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ग इसमें कौन कौन सा है, अस्थाई चारागाह तथा अन्य गौचर भूमि। जो अस्थाई है, चारागाह के लिए वो भूमि छोड़ा गया, जबकि भारत में अस्थाई चारागाह के लिए भूमि बहुत कम है। फिर भी अस्थाई चारागाह के लिए भूमि, वहां पर पशु जाते हैं, जानवर जो हम लोग चराने के लिए भेजते हैं, जाते हैं। उसका दूसरा जो है विविध कृषि, विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि, यानी शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्र से अलग है। जो वन है वो वन की बात कर रहा है, वैसा क्षेत्र जहां पर वन नहीं है वो, लेकिन वहां पर बाग बगीचा लगा दिया गया है। ठीक है, वैसे क्षेत्र की ये बात कर रहा है। वो बोया गया, वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो हो सकता था, लेकिन वहां पर कुछ लोग अपना आम का पेड़ या किसी तरह का फलदायी वृक्ष लगाकर उसे बाग बगीचा बना लिए हैं। उसके बाद जो तीसरा है कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती की कार्य नहीं हो पाई है। ऐसा भूमि किसी कारण से 5 वर्ष से अधिक से कृषि कार्य नहीं हुआ। कोई भी कारण हो सकता है कि 2 लोगों के बीच में विवाद हो गया कि ये मेरा जमीन, ये मेरा जमीन, उस पर कोई खेती ही नहीं कर रहा पिछले 5 वर्षों से, वो कृषि योग्य है लेकिन उस पर खेती नहीं हो रहा। हो सकता है कि वहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं, या हो सकता है कि जिस किसान का वो भूमि है उसके पास इतना पूंजी नहीं है कि वो खेती, वहां पर कृषि कार्य कर सके। मतलब होने के लिए वहां पर बहुत कुछ हो सकता है, आर्थिक या सामाजिक कारण या फिर भौतिक कारण भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा प्रतिभूमि, चौथा जो हम लोग पढ़े प्रतिभूमि, प्रतिभूमि को 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है। ऐसा प्रतिभूमि जो 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष में मतलब 1 कृषि वर्ष में अभी तक कृषि नहीं हुआ है, अगले कृषि वर्ष में फिर कृषि होगा। ठीक है, तो ऐसे कृषि भूमि के लिए, कृषि भूमि को किसान इसलिए छोड़ देते हैं कि वो देखता है कि इस भूमि पर अधिक उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किसान उस भूमि को 1 वर्ष के लिए छोड़ देता है। 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया, उर्वरा शक्ति बढ़ता है, फिर उसको अगले वर्ष उस पर कृषि कार्य होता है। इसी प्रतिभूमि का जो दूसरा कैटेगरी है, इसमें 1 से 5 वर्ष तक के लिए जो कृषि भूमि छोड़ा गया है, प्रति छोड़ा गया है, वैसे भूमि को रखा गया है। इसमें वही है कि हो सकता है किसी तरह का सामाजिक विवाद हो सकता है कि किसान जो है कहीं ना कहीं कर्ज में डूबा हो, या उसके पास उसका जो है ये उसके पास आर्थिक समस्या हो, है ना, तो इस तरह का कोई हो सकता है कारण, जिसके कारण वो भूमि जो है 1 से 5 वर्ष तक के लिए के बीच में वो पड़ती रह गया। तो ऐसे भूमि भी है। उसके बाद शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, ऐसा भूमि जिस पर कृषि कार्य हो रहा है। ठीक है, लगातार कृषि, हर एक वर्ष कृषि हो रहा है, 1 से 2 फसल तक 1 साल में उपजाया जा रहा है। ऐसे भूमि को कृषि निवल भूमि कहा गया है। शुद्ध कृषि निवल भूमि, यहाँ पर पूर्णतः कृषि कार्य हो रहा है। अगला जो बिंदु है वो है भारत में भू उपयोग प्रारूप।
लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, भारत का किसी भी देश का जो है भूमि उपयोग का एक अपना अपना प्रारूप है और उसमें भारत भी है। तो भारत में जो है उसमें उसे भूमि दो कारकों के कारण विभाजित किया गया है, एक भौतिक कारक, एक मानवीय कारक। भौतिक कारक में आप लोग जितना जान रहे हैं कि जितना भी आपको भौतिक प्रयोग में ये है वो भू आकृति, जलवायु, मृदा इत्यादि को रखा गया है। ये भौतिक कारक है जिसके कारण जो है इस भूमि का अपना एक अलग कैटेगरी बना। ठीक है। दूसरा जो है मानवीय कारक। मानवीय कारक के कारण भूमि का अलग अलग उपयोग हो रहा है। जनसंख्या घनत्व बढ़ने के कारण, इंडस्ट्री लगने के कारण, सांस्कृतिक या परंपराओं का इत्यादि को इसमें शामिल किया गया। यानी कि भूमि का उपयोग अलग अलग तरीके से भारत में हो रहा है। उसमें एक है भौतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक। इसमें जो है इस बिंदु से आपके एग्जाम में अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और विशेषकर ये जो प्रश्न है आपको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो इसमें जो है प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें। ठीक है। वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? ठीक है। इसे अभी हम लोग अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। 1960-61 में वन का कितना परसेंटेज भारत में था, ठीक है, जंगल कितना प्रतिशत था भारत में, उसके बाद अभी जो है अभी कितना, वर्तमान में कितना है। उसके बाद इससे एक और प्रश्न आता है। ठीक है। एक और प्रश्न आता है, भारत में भू उपयोग के कौन कौन से प्रारूप मिलते हैं, प्रकाश डालें। भारत में जो भूमि का उपयोग है उसका कौन कौन सा प्रारूप है उस पर भी प्रकाश डालने के लिए कहता है। ठीक है। तो आपको ये चीज जो है, ये प्रश्न दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, इसी टॉपिक से ये दोनों प्रश्न सॉल्व होगा। आप लोग प्रयास करेंगे कि ये दोनों प्रश्न का उत्तर लिखें। ठीक है। और मैं हालांकि बता रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं इसी प्रश्न से संबंधित सारे बिंदुओं को, तो इसी से आपको लिखना है। ठीक है। अगर जो कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर ये इसका आंसर दे दीजिए, बताइए, तो हम प्रयास करेंगे फिर। तो ठीक है। तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल टोटल, उसमें मैदानी हो, पठारी हो, पर्वतीय हो, वो कितना है? 32.1 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसमें जो है हमारे पास कितना, इसका जो है 93% भाग का ही मात्र आंकड़ा उपलब्ध है कि कहां पर कितना भूमि पर्वतीय है, पठारी है, या उस पर क्या कार्य हो रहा है, या वहां पर क्या कितने लोग बसे हुए हैं। तो 93% भाग, यानी 7% कहां गया, 7% कहां गया? वो 7% जो है, पहले तो हम लोग देखते हैं भारत में पूर्वोत्तर राज्य असम का तो डाटा है हमारे पास, लेकिन असम को छोड़कर जो 6 राज्य वहां पर है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब का हमारे पास डाटा ही नहीं है कि वहां का भूमि का उपयोग कैसे कैसे हो रहा है। दूसरा जो है, आपको जम्मू कश्मीर में जो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है हमारा भूमि, उसका भी डाटा हमारे पास नहीं है। इसलिए कहता है कि 93% भाग का ही हमारे पास आंकड़ा है भूमि उपयोग का। ठीक है। तो इससे जो संबंधित देखते हैं प्रश्न आता है, इससे संबंधित जो प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 93.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक लाइन में जवाब देना है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 92.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न क्या आएगा? इससे प्रश्न आएगा, भारत के कितने प्रतिशत भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं? कितने प्रतिशत भाग के भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं? तो 93% भाग का ही भू उपयोग आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है। अब आइए इसको हम लोग भारत के मानचित्र से सॉल्व समझते हैं, देखते हैं। जो कहा अभी हम लोग बोले कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें 93% जो है जिसका भू उपयोग आंकड़ा हमारे पास है, उसके अलावा नहीं है। तो किसका किसका नहीं है? आसाम को छोड़ देंगे, और बाकी जो ये राज्य हैं आसाम को छोड़कर, वो पूर्वोत्तर राज्य का हमारे पास डाटा नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर में जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और चाइना द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र है,
वो दोनों का डाटा भी हमारे पास नहीं है कि वहां पर भूमि का उपयोग किस रूप में हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भारत में पशुधन। ठीक है, भारत में पशुधन बहुत है, हम लोग पशुधन के मामले में विश्व में बहुत ही अग्रणी देश हैं और बहुत ही आगे हैं, लेकिन उस पशुधन के लिए हमें चारागाह की आवश्यकता है। तो चारागाह के मामले में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे पास चारागाह होना चाहिए। ठीक है, वो जो कि है नहीं। वर्तमान में परती के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, ऐसी भूमि 2-3 वर्षों में अधिक से अधिक 1 या 2 बार बोया जा सकता है। कुछ ऐसा भूमि है जिस पर परती है, उस पर हम लोग 2-3 वर्षों में 1 आध बार उपजाते हैं फसल। अगर जो वैसे भूमि को भी हम लोग कृषि योग निवल भूमि या शुद्ध भूमि के श्रेणी में रख देंगे तो भारत का जो निवल बोया गया या शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्र है वो 54% हो जाएगा। जबकि अभी हम लोग हमारे पास कितना निवल बोया गया भूमि है वो देखते हैं, 43% के आसपास ही है। ठीक है, तो शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र की प्रतिशत, अच्छा, शुद्ध बोए गए निवल भूमि जो है हमारे देश में, भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग है। अगर जो हम लोग बात करेंगे पंजाब की, हरियाणा की, तो वहां 80% भूमि पर जो है कृषि कार्य हो रहा है। और वहीं हम लोग बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर इत्यादि में, तो हम मात्र 20% भाग पर ही कृषि कार्य हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये जो 1960 में जो था वहां पर कृषि योग्य भूमि जो था 45.26% था। ठीक है, शुद्ध निवल बोया गया भूमि जो था 45.26% था। और अभी कितना है सामान्य, अभी जो 2019-20 के आंकड़े के अनुसार 45.64% हो गया है। ठीक है, अभी जो हम लोग बात किए थे, जो प्रश्न आ रहा था कि वन के क्षेत्र में कितना विस्तार हुआ, तो वन जो है यहां पर देखेंगे स्थायी चारागाह वन के क्षेत्र में 18.11% था 1960-61 में। अभी जो बढ़कर ये 23.41% हो गया है। कब? 2019-20 में 23.41% वन हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को, अब ये जो डायग्राम है ये आपके बुक में दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखते हैं किसी देश में पर्यावरण संतुलन रखने के लिए किसी क्षेत्र का 33% भूभाग वन विस्तार होना आवश्यक है। ठीक है, 33, किसी भी देश में अगर जो आप पर्यावरण संतुलन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका देश, आपका राज्य, आपका शहर पर्यावरण से संतुलित रहे, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण ना हो, तो आपके क्षेत्र में 33% भूमि पर वन होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी राज्य में देखिएगा 33% से अधिक वनच्छादित भूमि वन है, तो उस राज्य का देखिएगा पर्यावरण बहुत ही साफ सुथरा और शुद्ध होता है। ठीक है, ज्यादातर आप चले जाइए मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि जगह पर देखिएगा 33% से ऊपर वनीय क्षेत्र है, वहां का मौसम ही बदल जाता है। ठीक है, तो 33% होना चाहिए। भारत का जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बना था, उसके आधार पर भी कहता है कि 33% भूभाग वन छादित होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में अभी 22-23% ही वन है हमारे यहाँ। कितना वन की बात कर रहे हैं हम लोग, जंगल की बात कर रहे हैं, तो मात्र 22-23% ही हमारे यहाँ वन क्षेत्र है। ठीक है, लगभग। उसके बाद जो भू उपयोग का एक भाग है वो बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजन के लिए लगाई गई है। एक भाग बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजन के लिए लगाई गई है। तो बंजर भूमि किसे कह रहे हैं हम लोग? जहाँ पहाड़ है, चट्टान है, मरुस्थल है इत्यादि को हम लोग बंजर भूमि कर रहे हैं। और गैर कृषि प्रयोजन में हम लोग जहाँ मकान है, सड़क है, रेलवे लाइन है इत्यादि को हम लोग गैर प्रयोजन भूमि में रखे हैं। ठीक है, उसका लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। ठीक है, हमें अवहेलना नहीं करना चाहिए किसका? भूमि संरक्षण और प्रबंधन का। भूमि संरक्षण होना चाहिए, भूमि का प्रबंधन होना चाहिए। बस अंधाधुंध सिर्फ मकान बनाते जाइए, सड़क बनाते जाइए, इंडस्ट्री बनाते जाइए, तो ऐसी स्थिति में आपका भूमि निम्नीकरण होगा, आपका क्षेत्र जो है
पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। तो पर्यावरण संतुलन के लिए हमें आवश्यक है कि भूमि संरक्षण और प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, सामाजिक और पर्यावरण में गंभीर आपदा आ सकता है। ठीक है, अगर जो हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो, अगर जो ध्यान देंगे तो पर्यावरण और गंभीर आपदाएं नहीं आएगी। जैसे पेड़ पौधे काटेंगे तो जहां नदियां हैं उस नदी के किनारे बाढ़ कम आएगा। ठीक है, भूमि का कटाव कम होगा, कृषि योग्य जो मैदानी क्षेत्र है वो कम समाप्त होगा। तो इस तरह की आपदाएं आते रहेगी। बाढ़ के कारण जो है कि कोई भी क्षेत्र डूबेगा नहीं। इसमें जो है वन क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि न होने के प्रमुख कारण बताइए। वन क्षेत्र जो है उसमें वृद्धि क्यों नहीं हो रहा है? अब आप अपने आप बताएंगे कि सर नगरीकरण हो रहा है, रेलवे लाइन, सड़क इत्यादि का बहुत ज्यादा वृद्धि हो रहा है, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश में या हमारे राज्य में या हमारे क्षेत्र में वन का विस्तार नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक जनसंख्या जितना बढ़ा उसे भोजन चाहिए। अब भोजन हमारे यहाँ कृषि से आता है, तो कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि वृद्धि हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये जो है वनीय क्षेत्र में वृद्धि बहुत ही कम हुआ है। वही डाटा है, डायग्राम है, उसी डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। कुछ अभ्यास प्रश्न है, देखते हैं अभ्यास प्रश्न को हम लोग। पहला जो है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बताएं। वो जो प्रश्न अभी हम लोग डील किए, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। अभी अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि अभी हम लोग जितनी बिंदु पढ़े हैं उसी से संबंधित है। तो कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। हम आपको समय देंगे 5 सेकंड 10 सेकंड। ठीक है, उसका आंसर आप लोग साथ के साथ देते जाइएगा, फिर हम आंसर देंगे। जहां समस्या होगा आप पूछेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। इसका आंसर है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण भूमि जो है निम्नीकरण, पंजाब का भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, भारत में चारागाह के अंतर्गत 2019-20 में कितनी भूमि थी? 2019-20 में कितनी भूमि थी चारागाह के लिए? इसका आंसर दीजिए। 12%, 22%, 3.42%, 4.32%। इसका आंसर है 3.42%। ठीक है, चारागाह हम बताए थे हमारे यहाँ बहुत सारे पशु हैं, लेकिन उसके लिए चारागाह भूमि बहुत ही कम है। वो कितना है? 3.42% है मात्र। भारत में पर्वत का प्रतिशत क्या है बताइए? बहुत ही आसान सवाल है। भारत में 20%, 30%, 27, 43। इसका आंसर है 30% भारत में पर्वत का प्रतिशत है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? इसका आंसर बताएंगे। 13 करोड़ हेक्टेयर, 23 करोड़, 33 करोड़, 53 करोड़ हेक्टेयर। इसका आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला जो प्रश्न है, भारत कृषि का राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है? ठीक है, कृषि का आपके देश में कितना राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, कितना सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होगा बताएंगे? 12%, 17.32%, 3.42%, 4.32%। इसका आंसर हो जाएगा 17.32%। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? जहां शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि कार्य हो रहा है, 1 फसल 2 फसल साल में उपजाया जा रहा है। आंसर बताएं। 12%, 45.64%, 3.42%, 40.32%। इसका आंसर हो जाएगा 45.64%। अगला जो प्रश्न है, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र हैं? 12%, 45.64%, 23.41%, 40.32%। इसका आंसर बताएं।
इसका आंसर होगा 23.41%। वन क्षेत्र जो है बच्चों हर एक साल बदलते रहता है, कभी घटा तो नहीं, अब तो बढ़ते ही जा रहा है। वो 1 पॉइंट बढ़े, 2 पॉइंट बढ़े, 0.1% बढ़े, 0.2% बढ़े, लेकिन बढ़ता है। इसी संबंधित एक नोट्स हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। इसमें शामिल कौन कौन है? वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, वृक्ष आवरण, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर जो है 23 में बताया गया था कि 25.17% हमारे यहाँ क्या है, भौगोलिक क्षेत्र पर वन वृक्ष आवरण है। वन क्षेत्र नहीं है, देख लीजिएगा, अगर जो वन क्षेत्र, वन आवरण क्षेत्र कहेंगे तो 21.76% है 2023 के अनुसार, ठीक है। लेकिन उसमें वृक्ष आवरण, ट्री कवर को जोड़ दिया जाए तो ये ट्री कवर कितना है, 3.41%, इन दोनों को जोड़कर आता है 25.17%, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, इससे भी सवाल कहीं ना कहीं बनता है या आ सकता है, लघु उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 1-2, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, अति पशुचारण से कुप्रभावित किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताएं। ऐसा 2 राज्य जहां बहुत ज्यादा पशुओं का चारण हो रहा है, जिसके कारण वहां जो है भूमि पर कुछ कुप्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन राज्य हैं? गुजरात और राजस्थान। कौन कौन है? गुजरात और राजस्थान, बस, ज्यादा नहीं। लघु उत्तरीय बस इतना में आपका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, भारत में भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भूमि उपयोग तो भारत में हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आपका देश क्या है? कृषि प्रधान देश है। इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? भारत में भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि देश की सर्वाधिक भूमि शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। सबसे ज्यादा भूमि क्या है, कहां यूज हो रहा है? 100% भूमि में 45% भूमि जो है कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? भारत में भूमि उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कृषि कार्य। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप असंतुलित क्यों है? ठीक है, भारत में जो है भूमि उपयोग का प्रारूप असंतुलित है, तो क्यों है? कहीं पर असंतुलित समझ रहे हैं ना, कृषि कार्य में 45% है, तो चारागाह के लिए बहुत कम है, वन क्षेत्र के लिए जो 33% होना था वो 33% से कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लीजिए, भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की भिन्नता तथा बढ़ती जनसंख्या और विकास कार्यों के कारण भारत की भूमि उपयोग प्रारूप असंतुलित है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या जो बढ़ रहा है, सबको चाहिए भाई, सबको संसाधन का बराबर, सबको संसाधन भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, है ना। रोटी कपड़ा मकान किसे नहीं चाहिए? सभी लोगों को चाहिए। तो वो उस चीज के पूर्ति और विकास के लिए जो है आपका भूमि का उपयोग प्रारूप वो असंतुलित हो रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, यहीं पर हम लोग आज का कक्षा समाप्त करेंगे, लेकिन भूमि संसाधन से संबंधित अगला क्लास हम लोग फिर लेकर आएंगे और उसे पिछले पूछे गए प्रश्न और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि अभी हम लोग देखें उसके विषय में भी जानेंगे। यह कक्षा कैसा लगा ये बताएंगे। उसके लिए आप धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।